डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया और हमने देखा कि ब्रिटेन के विकास 6 चरणों में विभक्त था और ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा जाता है कि कि ब्रिटेन के संविधान का कार्मिक विकास हुआ है और वो 1600 वर्षों में फैला हुआ है। कि हम देखते हैं कि लिखित संविधानों में विशेषता एक होती है निर्मित संविधान, पर ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र संविधान है जो अलिखित है तो वो उसकी एक विशेषता है विकसित संविधान, कि उसका विकास हुआ है। तो हम उसको कहते हैं कि उसका कार्मिक विकास हुआ है, कि समय के साथ समय और संयोग की संतान है और समय के साथ वो बनता गया और बढ़ता गया। और आज हम हमारे अध्ययन में ब्रिटेन के संविधान के महत्व व उसके संविधान के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के संविधान के महत्व के बारे में प्रमुख विद्वान मुनरो के द्वारा कहा गया है कि ब्रिटेन का संविधान संविधानों का जनक और संसदों की जननी है। कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में जनक और जननी की उपमा की गई है कि पिता और माता के समान माना गया है। तो मतलब इसका महत्व कितना अधिक हो जाता है कि दुनिया के अन्य देशों में व्यवस्थापिका को भिन्न भिन्न नामों से या भिन्न भिन्न संज्ञा हो सकती है, पर उसका उद्गम स्रोत ब्रिटेन एक ही है और वो है ब्रिटेन। एशिया अफ्रीका के काफ़ी भूभाग पर ब्रिटेन का साम्राज्य था, उपनिवेश था, और जिसके संबंधों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर उन पर प्रभाव पड़ा। वर्तमान में अगर हम समझने के लिए इसका देखें तो हम देखते हैं कॉमनवेल्थ देशों का एक समूह है जिसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ या समूह उन देशों को कहा जाता है जिन पर ब्रिटेन का कभी न कभी आधिपत्य था, उपनिवेश थे ब्रिटेन की। अब देखते हैं महत्व के बारे में कि ब्रिटेन के जो शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली को उन्होंने अपने संविधान में मुख्य विशेषता के रूप में स्वीकार किया और संसदीय लोकतंत्र वाले देशों के लिए मातृ देश भी कहा जाता है। और साथ ही साथ द्विसदनीय प्रणाली, कानून का शासन तथा लचीले संविधान के सिद्धांत जैसे राजनीतिक विचारों का भी प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ। और साथ ही मुनरो ने ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं सैकड़ों प्रलेख हैं, ये वह स्रोत है ये एक स्रोत नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। तो ब्रिटिश संविधान के जो हम अलिखित की बात करते हैं तो अलिखित संविधान का मतलब ये है कि लिखा हुआ नहीं है, पर इसका ये मायने नहीं है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें ब्रिटेन के संविधान में भी लिखित हैं जिनको हम ब्रिटेन के संविधान का स्रोत भी कहते हैं, पर अधिकांश भाग अलिखित है। लिखित संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे उस देश के संविधान का स्रोत माना जा सकता है, आधार स्रोत कहा जाता है। परंतु इंग्लैंड के संविधान के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बनाई गई, अतः उसका कोई स्रोत नहीं है, पर उसके बावजूद उसके अनेकों स्रोत हैं। और ये स्रोत लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हैं। लिखित स्रोतों में
अधिकार पत्र, संसद के द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक टीकाएँ, टिप्पणियाँ, निर्णय और अलिखित में आती हैं सामान्य विधि, संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियाँ। अभी हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो लिखित में है वो अधिकार पत्र, अधिकार याचना पत्र या न्यायिक निर्णय जो समय समय पर लोगों के द्वारा चुनौती दी गई, उन पे कोई निर्णय आए, वो लिखित में है। और उदाहरण के लिए अधिकार पत्र या युग परिवर्तक घटनाएं, तो पहला स्रोत अधिकार पत्र तथा अन्य युगांतर घटनाएं जैसे कि मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल 1689, 89, सेटलमेंट एक्ट 1701, संसदीय अधिनियम 1911, 1949, भारतीय सत्ता अधिनियम 1947 आदि। तो ये वो सब हैं जो लिखित में हैं, और ये वो अधिकार पत्र या अधिनियम है जो लिखित में अस्तित्व में है और कुछ राजा के समय जनता के द्वारा मांग की गई और उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हो गए, वो लिखित में है। या संसदीय अधिनियम जो संसद के द्वारा बनाए गए आवश्यकताओं को देखते हुए वो अधिनियम है, जैसे 1911 का और 1949 का। तो 1911 और 1949 संसदीय अधिनियम के द्वारा कि 10-11 में कि बजट विधेयक के संबंध में था कि बजट विधेयक निम्न सदन में ही पेश होगा और उच्च सदन की शक्तियां सीमित कर दी गई। 1910 तक दोनों सदनों की शक्तियां समान थी। तो ये संसद, और पहली बार 1910 में बजट विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हुआ कि उस सदन ने उसको पारित नहीं किया, तो देश के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। तो उनके द्वारा 1911 में एक संविधान संशोधन लाया गया और उसमें बजट विधेयक के संबंध में उस सदन की शक्तियों को सीमित कर दिया गया कि बजट विधेयक निम्न सदन में पेश होगा और उसके पश्चात वो उस सदन में जाएगा और उस सदन उसे विलंबित कर सकता है, सुझाव देकर लौटा सकता है, पर उसे ख़त्म नहीं कर सकता, निरस्त नहीं कर सकता। ये आया। और 1949 में सामान्य विधेयक के संबंध में भी उच्च सदन की शक्तियाँ पूर्णतः सीमित कर दी गई। तो ये इस प्रकार से ये जो लिखित में है। और मैग्ना कार्टा 1215 की उसे हम कहते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति भी। और फिर अधिकारों का बिल 1689, तो 1688 के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि बिना एक रक्तबूंद बहाए जनता ने महत्वपूर्ण अधिकार राजा से प्राप्त कर लिए। तो वो चीज़ें, तो ये सारी लिखित में है। फिर दूसरा है संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम, कि ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए और ये एक्ट सरकार के अधिकार और शक्तियाँ निश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए 1867, 1884, 1918, 1929 में पास किए गए सुधार अधिनियम, 1936 में मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट, 1937 इस श्रेणी में आते हैं। तो ये संसद के द्वारा पारित किए गए वो लिखित में हैं। फिर तीसरे लिखित हैं न्यायिक निर्णय, कि न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा अनेक संविधान और संसदीय कानूनों, अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई और उनके क्षेत्र परिसीमाएं समझाई गई। न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की। उदाहरण के लिए जूरियों की व्यवस्था की स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुसेल केस के निर्णय द्वारा हुई। हवाल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। डाइसी ने सत्य ही कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए अभियोगों का फल है। तो अब ये लिखित स्रोत हैं जो ये हैं, और अगली क्लास में हम अलिखित स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।